Good afternoon, everyone. हाँ भाई, फर्स्ट ईयर हम लोग कल बात कर रहे थे आपके सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बात की थी उसकी संरचना की, है ना। संरचना के आधार पर हमने सीलिया को कितने भागों में डिवाइड किया था? 3 भागों में, है ना। सिलियरी स्टॉक, बेसल बॉडी एंड रूटलेट, ठीक। इन तीनों के बारे में तो हम लोग पहले बात कर चुके हैं, तो चलिए आगे बात करेंगे। अब हम कल हम लोग बात करने वाले थे काइनेटोस्टोम की संरचना के बारे में, है ना, जिसमें क्या बताया गया था? काइनेटोस्टोम में जो व्यवस्था पाई जाती है वो होती है 9+2 व्यवस्था, है ना। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि 9+2 व्यवस्था क्या होती है, ठीक, क्या होती है 9+2 व्यवस्था? जब हम लोग क्लास बात करें काइनेटोस्टोम की संरचना के बारे में, तो इसमें सीलिया या फ्लैजिला का जो एक व्यवस्था मौजूद होती है एक्सोडीन की, वो कौन सी होती है? 9+2 व्यवस्था पाई जाती है इसमें। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि 9+2 व्यवस्था होती क्या है, ठीक है। तो देखिए, जब हम लोग क्लास बात करें, आप लोग डायग्राम डायरेक्ट बनाते जाइएगा। हाँ भाई क्लास, जब हम लोग क्लास बात करते हैं आपके इसके बारे में,
हाँ भाई फर्स्ट ईयर। यहाँ हम लोग बात करते हैं आपकी 9+2 अरेंजमेंट के बारे में, ठीक है। तो 9+2 व्यवस्था से मतलब होता है, यहाँ पर देखिएगा डायग्राम, ठीक है। इस डायग्राम में ये 9 और 2, ये जो चीज शो हो रही है, दिस इज अ माइक्रोट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं ना हम? माइक्रोट्यूब्यूल। और माइक्रोट्यूब्यूल को हिंदी में बोला जाता है सूक्ष्म नलिकाएं, ठीक है। तो इन्हें आप कहीं लिख लीजिएगा, माइक्रोट्यूब्यूल को क्या बोलते हैं? सूक्ष्म नलिकाएं, ठीक है। तो 9+2 ये चीज क्या चीज शो करती है? सूक्ष्म नलिकाओं को, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग क्लास बात करें आपके काइनेटोस्टोम के बारे में, तो इसमें ये 9 जो सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, ठीक है, तो ये हमेशा इसकी परिधि की तरफ मौजूद होती हैं। कहाँ मौजूद होती हैं? परिधि की तरफ। परिधि की तरफ जो माइक्रोट्यूब्यूल मतलब सूक्ष्म नलिकाएं मौजूद होती हैं, उनकी संख्याएं कितनी होती हैं? 9। और आपकी जो माइक्रोट्यूब्यूल, ऐसी माइक्रोट्यूब्यूल जो इसके सेंटर में है, केंद्र में मौजूद होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं केंद्रकीय माइक्रोट्यूब्यूल या फिर आपके सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है ना। माइक्रोट्यूब्यूल तो पता है सूक्ष्म नलिकाओं को बोलते हैं, ठीक। समझ में आया 9+2 का मतलब क्या है? ठीक है, इसको हम विस्तार से बात करते हैं। जब हम लोग पास बात करें काइनेटोस्टोम के स्ट्रक्चर के बारे में, तो इसमें ये देख सकते हैं 2 मेम्ब्रेन मौजूद होती हैं, 2 झिल्ली मौजूद होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होती हैं आपकी सूक्ष्म नलिकाएं, ठीक है। ये सूक्ष्म नलिकाएं जो है वो 9 सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं इसके परिधि की तरफ, जिन्हें हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, यानी कि परिधीय सूक्ष्म नलिकाएं। जबकि 2 सूक्ष्म नलिकाएं इनके केंद्र की तरफ उपस्थित होती है, जिन्हें हम लोग बोलते हैं केंद्रकीय सूक्ष्म नलिकाएं या फिर सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। अब जरा बात कर लेते हैं, यहाँ मैंने बताइए परिधि वाली कितनी है टोटल? 9। आप लोग भी जब ड्रॉ करते हैं ना, काउंट करके बनाइएगा इसे, ठीक है। सभी ने ड्रॉ किया है ना शायद? मैं एक सेकेंड दिखाए जरा। ये एकदम परफेक्ट 9 होती है क्लास, ठीक है ना। इसीलिए तो मेरे 9+2 व्यवस्था बोलते हैं। अगर ज्यादा या कम कर देंगे तो वो 9+2 व्यवस्था रहेगी नहीं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, काउंट करके बनाइएगा, ठीक है। पहली बात, जब हम लोग बात करें आपके परिधीय सूक्ष्म नलिकाओं के बारे में, ठीक है, तो ये कितनी है? 9। ये है 9, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरह से काउंट करेंगे आप। लेकिन जब हम लोग केंद्र की में वो करते हैं, काउंट करते हैं सूक्ष्म नलिकाओं को, तो इन्हें हम 1 काउंट नहीं करते, इन्हें हम लोग काउंट करते हैं 1 और 2, है ना। 2 बोले हैं ना, 2 सूक्ष्म नलिकाएं मौजूद होती है केंद्र में। तो ऐसा हम लोग क्यों बोलते हैं कि भाई यहाँ पर तो हम 2 को अगर हम जोड़े में बोल रहे हैं कि ये है 1, ये 2, ये 3, जबकि यही चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर हम इसको 1 की बजाय 2 क्यों बोल रहे हैं? क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है। एक्चुअली ये जो परिधीय वाली है, ये मान के चले आप परिधीय को, ये परिधीय सूक्ष्म नलिकाएं जो होती हैं, ये हमेशा आपके डबलेट फॉर्म में पाई जाती हैं। किस फॉर्म में पाई जाती हैं? डबलेट फॉर्म में। डबलेट समझते हैं, डबल होती हैं जो चीजें, तो ठीक है, वो हमेशा कैसी होती हैं? डबलेट फॉर्म में होती हैं। जबकि आपकी जो ये केंद्रकीय वाली सूक्ष्म नलिकाएं हैं, ठीक है, ये केंद्रकीय सूक्ष्म नलिकाएं हमेशा सिंगलेट फॉर्म में होती हैं, सिंगलेट फॉर्म में होती है, ठीक है। सिंगलेट फॉर्म मतलब सिंगल मौजूद होती है। देखिए यहाँ पर इतना गैप नहीं दिया है मैंने, लेकिन अगर आप इसको अलग से बनाते हैं तो ये कुछ कुछ इस तरह से दिखाई देगी, ठीक है। ये केंद्रकीय वाली जो है आपकी सूक्ष्म नलिकाएं, इन्हें अगर आप अलग से देखेंगे तब आपको कुछ इस टाइप से दिखाई देंगी। इसके बीच में ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज अ ब्रिज। क्या है? ब्रिज, पुल। पुल समझते हैं ना,
मैंने वहां लिखा भी है आपका ब्रिज, अब यहाँ पे चूंकि बनाया नहीं था इसीलिए शो कर पाना थोड़ा मुश्किल था उस चीज को, ठीक है। तो ब्रिज समझ रहे हैं कि ब्रिज कहाँ पर मौजूद है, इन दोनों सूक्ष्म नलिकाओं के बीच में। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों जो है आपकी पेरिफेरल, वो कुछ इस उसमें बनाई है, ठीक है, ठीक। जबकि आपकी जो बीच वाली है केंद्र की है सूक्ष्म नलिका है, वो सिंगलेट फॉर्म में सिंगल है, ठीक है। इसीलिए इन्हें हम 1 और 2 इस तरह काउंट करते हैं। काउंटिंग का ही जो नजरिया है वो सिर्फ डबलेट फॉर्म और सिंगलेट फॉर्म इनकी वजह से ही बदलता है, नथिंग एल्स, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सूक्ष्म नलिकाओं के बारे में। ये सूक्ष्म नलिकाएं जो है इन्हें हम बोलते हैं ए एंड बी सूक्ष्म नलिका, ठीक है ना। जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सब ट्यूब्यूल लिखा है ना, दिस इज अ माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है ना। क्या होगा, ए एंड बी माइक्रोट्यूब्यूल। ये जो ए और बी होती है ये गोलाकार संरचना में होती है, पहली बात। तो गोलाकार संरचना में है, इट मीन इसमें व्यास होगा, व्यास समझते हैं आप, डायमीटर, है ना। डायमीटर हमेशा गोलाकार संरचना में ही मौजूद होता है ना। तो इसका डायमीटर की अगर हम लोग क्लास बात करें, पेरिफेरल, मैं फिर याद दिला रही हूँ, पेरिफेरल इसके बारे में बात करें तो इसका डायमीटर होता है अप्रोक्स 360 एंगस्ट्रॉम, ठीक। जबकि आपके सिंगलेट वाले जो है ये केंद्र की माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, ये हमेशा इनका डायमीटर रहता है अप्रोक्स 150 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। व्यास का ही अंतर है, देखिए, ठीक है। इसका डायमीटर जितना कम होगा उतनी चीज वो छोटी होगी, है ना। डायमीटर रेडियस ये तो आप जानते ही हैं, डायमीटर और रेडियस को क्या बोलते हैं, त्रिज्या, है ना। त्रिज्या पर डिपेंड करती है ना कोई भी गोलाकार चीज। तो देखिए क्लास, पहली बात तो ये समझ में आई, इनका व्यास। वहीं आपकी चाहे डबलेट वाली पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल हो, चाहे केंद्र में मौजूद आपकी केंद्र की सूक्ष्म नलिकाएं हैं, ठीक है, इन दोनों के ही ऊपर एक आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आवरण। देखिए ये जो आवरण देख रहे हैं ना, आवरण, ठीक है, ये तो बात हमने किसकी की है, जो केंद्र में मौजूद है वहीं पर। अगर हम लोग क्लास बात करें तो ये पेरिफेरल में मैंने जो इस तरह से बनाई हुई है ना ये, ठीक है ना, ये इसकी मेम्ब्रेन को ही दर्शा रहा है, आवरण को ही दर्शा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। किस पर क्या है, इन पर भी एक आवरण चढ़ा हुआ है पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें इनमें इसकी थिकनेस की, कि भाई जो आवरण है ये कितनी मोटाई का है, तो इसकी भी तो मोटाई कुछ ना कुछ होगी। तो जब हम लोग क्लास बात करते हैं इसकी मोटाई के बारे में, तो ये जो आपकी पेरिफेरल है, परिधीय सूक्ष्म नलिकाएं जो हैं, इनके ऊपर जो आवरण रहता है वो होता है 60 एंगस्ट्रॉम का, जबकि जो आपका केंद्रकीय सूक्ष्म नलिकाओं के ऊपर आवरण रहता है वो होता है 50 एंगस्ट्रॉम का, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इसके आवरण में भी डिफरेंस है, ठीक। वहीं अगर हम लोग क्लास बात करें तो इसमें कुछ स्पोक्स मौजूद होती हैं। स्पोक्स समझते हैं आप, तिल्लियां जिन्हें आप बोलते हैं, ठीक है। तिल्लियां मानिए, चाहे कोई भी ऐसी रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। आप लोग जानते हैं, जैसे एग्जाम्पल बताऊं मैं, जब हम लोग बात करें अपने ट्राई कलर के बारे में, ट्राई कलर समझते हैं, तिरंगे के बारे में, ठीक है। तो तिरंगे में कितनी तिल्लियां होती हैं, कंफ्यूज हो या अब सच में बता रहे, हाँ। तो उनको हम जब पूछते हैं ना इंग्लिश में ट्राई कलर में कि मतलब बताइए ट्राई कलर में कितने स्पोक्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो वो सब चीज समझ में आया, तिल्लियां किस तरीके से मैं बात कर रही हूँ स्पोक्स के बारे में। सिमिलरली इसमें भी क्या मौजूद है, स्पोक्स मौजूद होती हैं। ये स्पोक्स भी टोटल कितनी होंगी, 9, ठीक है। काउंट करके बनाइएगा इन्हें भी, ठीक है। ये सब चीजें काउंटिंग बेस्ड है। अगर आपने वहां पर डायग्राम बनाया है एग्जाम में और अगर गलती कर दी, नंबर वही कट जाएंगे, भले ही आप लेबलिंग कराओ शानदार, ठीक है। तो काउंटिंग करके बनाइएगा, पहली बात। तो देखिए ये है इसमें स्पोक्स, ठीक है। स्पोक्स भी कितनी होंगी, 9, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 स्पोक्स बनाई है। जहां पर हम लोग बात करें तो इसका ये सेंट्रल रॉड जो बनाया हुआ है, ठीक है ना, सेंट्रल पेरिफेरल, इसमें से
स्पोक्स हेड निकला करते हैं। स्पोक हेड समझते हैं आप, ये स्पोक्स जाती है ना, ये स्पोक्स जा रही है जो बी माइक्रोट्यूब्यूल में है ना, ये जिस रीजन से निकलेंगी, ठीक है, जहां से इनकी उत्पत्ति होगी उसे हमने क्या नाम दिया है, स्पोक हेड, ठीक है ना। स्पोक का वो सिरा जहां से स्पोक निकलती, जहां से वो तीली निकल रही है, उसे हमने क्या नाम दिया है, स्पोक हेड। देख रहे हैं ना ये माइनस का सा निशान जो बनाया हुआ, दिस इज द स्पोक हेड। समझ में आया? 9+2 व्यवस्था समझ में आई क्लास? और देखिए यहाँ पे स्पोक्स को मैंने यहाँ लिखा हुआ है रेडियल स्पोक, अगर आप स्पोक भी लिखोगे तो कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। होप सो आप लोगों को काइनेटोस्टोम का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, ठीक। 9+2 व्यवस्था हमेशा पूछी जाती है, चाहे आप लोग फर्स्ट ईयर में पूछे, सेकंड ईयर में, आप लोग हायर स्टडीज करें तब। 9+2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाइवा में कभी पूछ लिया जाता है कि 9+2 व्यवस्था क्या होती है, तब आपको बताना होगा कि 9+2 व्यवस्था काइनेटोस्टोम में माइक्रोट्यूब्यूल के नंबर्स होते हैं, ठीक है। जैसे पेरिफेरल में कितने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, 9, और सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं 2, ठीक है ना। बाकी सब तो आप लोगों को यहाँ बता ही दिया गया है, कोई परेशानी? क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ भाई, ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है बेटा? नेक्स्ट है तारक केंद्रक, ठीक है, यस गुड। तारक केंद्रक, तारक केंद्रक को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रियोल, ठीक है। तो तारक केंद्रक के बारे में आप लोग जनरली जानते ही होंगे। अगर हम लोग पास बात करें कि तारक केंद्रक की खोज किसने की थी, ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वॉन बेंजन, उन्होंने की थी इसकी खोज तारक केंद्रक की पहली बार। अब हम इसकी प्राप्ति स्थान के बारे में बात कर लेते हैं। जब हम लोग बात करें इसकी प्राप्ति स्थान की, तो ये हमेशा प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है क्या ये? मैंने तो अभी कुछ लिखा ही नहीं है, हाँ या ना, सिर्फ इतना ही लिखा है प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसमें हाँ भी लगा सकती हूँ, नहीं भी लगा सकती हूँ। प्रोकैरियोटिक कोशिका में आप लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका कोई मुझे उदाहरण दे सकते हैं? कोई भी पढ़ा आप सब रहे हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में, एग्जाम्पल बताइए मुझे। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका का जब भी एग्जाम्पल, हाँ बताओ बताओ बताओ, क्या है ऐसे गुपचुप गुपचुप, उसको क्या होता है मुझे बताना, बता। नहीं, देखो बेटा, जब हम लोग बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण के बारे में, तो हमेशा से आता है ब्लू ग्रीन एल्गी। उसको आप हटा दीजिए, उसका दिमाग में कोई भी इमेज नहीं बनता है ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में। बैक्टीरिया का तो बनता है, जीवाणु का तो बनता है। जीवाणु किसमें पढ़ते हो, यूकैरियोटिक में पढ़ते हो आप लोग? ऑफ कोर्स नॉट, आप वो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, है ना। प्रोकैरियोटिक में पढ़ते हो ना जीवाणु, तो जीवाणु में आप लोगों को मैम ने प्रजनन कराया होगा, करा दिया। प्रजनन मतलब एक कोशिका से दो कोशिका का बनना, ठीक, जीवाणुओं की बात कर रहे हैं हम। तो मुझे एक बात बताइए, उस प्रजनन में कहीं भी आपने सेंट्रियोल टर्म सुना था? हाँ, किसने बोला हाँ? प्रजनन जब भी बैक्टीरिया करता है तो या तो बाइनरी फिजन के द्वारा करेगा, द्विविखंडन विधि, या फिर आपका करता है मुकुलन के द्वारा, या करता है संयुग्मन,
रूपांतरण या फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन, इनकी इंग्लिश तो मुझे आती है, हिंदी मुझे नहीं मालूम, ठीक है, इनके द्वारा ही करता है। आपने कहा तारक केंद्रक के बारे में सुन लिया, मैं भी सुनूंगा ही, नहीं सुना होगा ना, क्योंकि क्लास आपने इसलिए नहीं सुना इसके बारे में, जस्ट बिकॉज प्रोकैरियोटिक कोशिका में कभी भी तारक केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक है ना। कभी भी आपसे प्रोकैरियोटिक के बारे में बात की जाए, हमेशा अपने दिमाग में बैक्टीरिया लेकर आना। आप लोग अब बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, 12th में भी आता है बैक्टीरिया, है ना, तो उसका दिमाग में एकदम फटाफट से इमेज बनी चाहिए कि अब बताइए आपने ये टर्म सुना था उसमें, ऑफ कोर्स नॉट, है ना, नहीं सुना था ना तारक केंद्रक के बारे में। जब भी हम रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, तारक केंद्रक का काम कहाँ होता है, यूकैरियोटिक में तो पढ़ा होगा आपने, माइटोसिस मियोसिस, वो तो जानते होंगे, समसूत्री अर्धसूत्री, है ना। तो अर्धसूत्री विभाजन है, समसूत्री विभाजन होता क्या है, मुझे थोड़ा सा हिंट दीजिए। नहीं वो तो मैं भी समझ रही हूँ, मतलब इसे होता क्या है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, किसमें पढ़ते हो। हाँ आप तो मुझे वो, हाँ ये कोशिका विभाजन है, मैं गलत नहीं हूँ, कोशिका विभाजन में तो पढ़ रहे हो ना आप। हाँ ये बात अलग है, अर्धसूत्री आप अपने जर्म सेल्स में पढ़ते हैं, वो सोमैटिक सेल्स में पढ़ते हैं, है ना, माइटोसिस, वो मुझे मालूम है, आपको पता है, लेकिन मैं इतना मुझे चाह रही कि ये कोशिका विभाजन में पढ़ते हो ना, जब एक कोशिका दो कोशिका बन रही है, प्रजनन, ठीक है, उसी में तो पढ़ोगे आप, एक कोशिका से दो कोशिकाओं के बनने में। तो ये हमेशा मौजूद होती है किसमें, आपकी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, ठीक है। तो कहने की बात ये है कि ये कहाँ पाया जाएगा, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। ज्यादा डिटेल में नहीं घुसेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे। यूकैरियोटिक इतना याद रखना, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होती है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये पाई जाती है, ठीक है। चलिए अब बट जाते हैं हम दो भागों में फिर से। यूकैरियोटिक कोशिका आपकी पादप कोशिका भी होती है, ठीक है, जबकि आपकी जंतु कोशिका भी होती है। यूकैरियोटिक तो होती है ना, हमारा शरीर जो है यूकैरियोटिक है ना, या प्रोकैरियोटिक है हम, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में भी मेटाजोआ बहुकोशिकीय है ना। चलिए पादप कोशिका की अगर क्लास बात की जाए तो इसमें जो निम्न पादप होते हैं, ठीक है, निम्न पादप, उनमें तो ये पाया जाता है, ठीक है, जबकि उच्च पादप जो होते हैं उनमें सेंट्रीसोम वो एब्सेंट होता है, ठीक है। तारक केंद्र आपके उच्च पादपों में एब्सेंट होता है, जबकि निम्न पादप जो ब्रायोफाइट्स वगैरह रहते हैं आपके, फंजाई, एल्गी, ठीक है, उन सब में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जंतु कोशिका के बारे में, ठीक है। जंतु कोशिका में ये पाया जाता है, ठीक है। जब हम लोग क्लास बात करें अब जंतु कोशिकाओं के बारे में, तो जंतु कोशिकाओं में ये कहाँ पर पाया जाता है, हमेशा आपके कोशिका विभाजन के समय काम आता है ना। कोशिका विभाजन आप यही तो पढ़े होंगे, कोशिका विभाजन। हम कोशिका विभाजन की जब स्टडी करते हैं तब हमने दो भाग में विभाजित करते हैं, एक समसूत्री, एक अर्धसूत्री, इसके बारे में आप लोग अब जानते ही हैं क्या होता है अर्धसूत्री, ठीक है ना, वो हम डिटेल्स में नहीं जा रहे। आपने हमेशा वही स्टडी किया होगा कोशिका विभाजन में, है ना। तो कोशिका विभाजन में हमेशा कौन काम आता है, तारक केंद्रक, ठीक है। अब एक बात और, ये आपकी कोई सेल है ना, सेल में केंद्रक है, केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली मौजूद है, ठीक है। तो तारक केंद्रक जो है वो हमेशा कोशिका विभाजन से पहले तो कहाँ रहेगा, आपके केंद्रक के नजदीक होगा, ठीक है ना, ये जो केंद्रक का कॉर्नर होता है वहां पर। लेकिन जैसे जैसे कोशिका विभाजन हम पढ़ेंगे, ठीक है, तब वो हमेशा कहाँ जाता है, आपके केंद्रक में ध्रुवों की ओर जाता है, ध्रुव की ओर जाते हैं ना वो, आप लोगों ने पढ़ा होगा माइटोसिस मियोसिस में। आप लोग ये मान के चलते हैं जब माइटोसिस मियोसिस पढ़ते हैं ना तो वो कोशिका के अंदर होता है, माइटोसिस मियोसिस मान के चलते हो, जो कि गलत होता है। आप इसकी स्टडी करते हो, जो केंद्रक होता है ना, इस केंद्रक को बाहर निकाल देते हैं वो लोग डायग्राम में, ये तब आप उसकी स्टडी करते हो इस तरह, कोशिका में नहीं दिखाते,
कोशिका विभाजन जब हम पढ़ते हैं ना तो दो पार्ट्स में पढ़ते हैं हमेशा। एक में पढ़ते हैं आपका केंद्रक विभाजन, एक होता है कोशिका द्रव्य विभाजन। दो में पढ़ते हैं ना हम हमेशा, ए और बी में। तभी तो पहले हमें केंद्रक विभाजन करना पड़ता है, उसके बाद तब फिर कोशिका विभाजन होता है जो पूरी तरीके से होगा सेप्टा के द्वारा। वो अलग है, आप लोग को पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो जब पढ़ाया जाएगा तब की बात तब कर लेंगे, फिलहाल इतना समझ में आ रहा है। सेंट्रीसोम जब आपका क्या होगा, कोशिका विभाजन, उस दौरान ये आपके तारक केंद्रक केंद्रक के कॉर्नर पे आ जाते हैं और क्या बनाते हैं, एस्ट्रल रेज बनाते हैं। एस्ट्रल रेज समसूत्री अर्धसूत्री में ये इस तरीके से कुछ लाइंस नहीं देखी थी, है ना, इनको हम एस्ट्रल रेज बोलते हैं। हिंदी में बता दूंगी है तर्कुतंतु, एग्जैक्टली, हाँ तर्कुतंतु बोलते हैं हिंदी में, है ना। हम लोग स्पिंडल रेज सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो ये एस्ट्रल रेज जो है ये कौन बनाती है, आपकी तारक केंद्रक बनाती है, ठीक है ना। तो इसका प्राप्ति स्थान कहाँ होगा, जंतु कोशिकाओं में ये पाई जाती है और काम कहाँ आती है, कोशिका विभाजन में, ठीक है। समझ में आया, किसी को परेशानी है यहाँ तक तो पूछिए, होप सो क्लियर हुआ होगा, है ना। चलिए क्लास, पहले आप लोग जरा रिजाइन कीजिए प्लीज, फिर हम लोग आगे बात करेंगे।